आप लोग को वॉइस मिल रहा है? चलिए, जी सर। देखिए अभी आप लोगों को बता कि दिन और रात, देखिए दिन और रात क्या है, जो हमारे पृथ्वी के परिभ्रमण गति है उसके कारण होता है। और 21 जून को मकर रेखा पर यानी उत्तरी गोलार्ध में सूर्य का प्रकाश सीधी गिरती है। और 21 दिसंबर को जो दक्षिणी गोलार्ध है, या जिसे कहते हैं आप मकर रेखा पर, सूर्य सीधी गिरती है। और 21 मार्च और 23 सितंबर को क्या होता है, विषुवत रेखा पर सीधी गिरती है। इसलिए 21 मार्च और 23 सितंबर को कर्क रेखा और मकर रेखा पर क्या है, दिन रात बराबर होता है। क्या होता है, दिन रात बराबर होता है। इतना आप लोग याद कर रखिएगा। और आपको बता था, ऊपर जाने पर तापमान में कमी आता है और नीचे जाने पर क्या होता है, तापमान में वृद्धि होती है। इसी प्रकार से क्या दिन और रात क्या होता है, पृथ्वी पर होते हैं। मौसम में परिवर्तन का मेन कारण आपको बताया कि एक तो घूर्णा, एक तो परिभ्रमण गति है, और झुकी हुई होने के कारण क्या होता है, ऐसे होती है। ठीक है, इसमें से अगर आपको कोई और क्वेश्चन आप लोगों को अब दिमाग में है या आ रहे होंगे तो आप लोग उसको समझिए। इसलिए आपको ध्यान रखिएगा, उत्तर यानी उत्तरी जो गोलार्ध है ये लोग क्या है, मकर रेखा को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। और जो दक्षिणी गोलार्ध के जो लोग रहते हैं, कर्क रेखा को ज्यादा महत्व देते हैं। इसलिए हमारे यहाँ पे मकर संक्रांति बड़े हर्षोल्लास से मनाया जाता है। कर्क संक्रांति उतना ज्यादा फेमस नहीं है। और आपको बताया था कि उत्तरी गोलार्ध में जो मौसम होगा उसके विपरीत मौसम क्या होगा, दक्षिणी गोलार्ध में होगा। अगर अभी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी है तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा। और अगर दक्षिणी गोलार्ध में अगर गर्मी का मौसम होगा तो उसी समय उत्तरी गोलार्ध में क्या होगा, सर्दी का मौसम होगा, जस्ट अपोजिट होगा। इसलिए आपको बताया था कि ऑस्ट्रेलिया में या न्यूजीलैंड में इस समय क्या है, ठंडी है। और वहां पे इस समय गेहूं की खेती हो रही है। समझ लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। वहां पे इसका क्या है, इसमें ठंडी का मौसम है। आप लोगों ने दो साल पहले सुना होगा कि ऑस्ट्रेलिया के जंगलों में आग लगा था। देखिए उस समय क्या, हमारे यहाँ पे दिसंबर जनवरी का महीना था, और वहां पे दिसंबर जनवरी, हमारे यहाँ पे क्या है, जब दिसंबर जनवरी का महीना होता है, यहाँ पर ठंडी होती है, तो वहां पे क्या, गर्मी बहुत ज्यादा होती है। इसको ध्यान रखिएगा। यानी उत्तरी गोलार्ध के लोग क्या है, मकर रेखा को ज्यादा, इसलिए देखिए मकर रेखा को और भी जो ईसाई धर्म में क्या है, अच्छी तरह से उसको मनाता है, जिसको बड़े दिन कहते हैं। कि उत्तरी, ये 21 दिसंबर के बाद क्या है, उत्तरी गोलार्ध में बड़े दिन बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, बड़े दिन होना शुरू होता है। और 21 जून के बाद क्या हो जाएगा, हमारे उत्तरी गोलार्ध में क्या, दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, 21 जून के बाद हमारे यहाँ पे क्या है, दिन छोटा होना शुरू हो जाएगा। और जो सितंबर का महीना है, आते आते क्या होगा, दिन रात बराबर हो जाएगा। 23 सितंबर को क्या होगा, उत्तरी गोलार्ध में दिन रात बराबर हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। ये आप लोग समझिए। अब हम देखते हैं कि पृथ्वी को हमें थोड़ा सा आसानी से समझने के लिए पृथ्वी को हम क्या है, पर कुछ रेखाओं को हम ड्रॉ करते हैं, जिससे क्या पृथ्वी को थोड़ा समझने में आसानी होता है। पृथ्वी को समझने में क्या होता है, आसानी होता है उसकी। देखिए ये जो दो तरह के आपको रेखा दिख रहा है, एक क्षैतिज रेखा है और एक ऊर्ध्व रेखा है। यानी कुछ रेखा क्या हॉरिजॉन्टल टाइप का है, और कुछ रेखा क्या होता है, पैरेलल है। देखिए जो पैरेलल रेखा होता है उसे लैटिट्यूड या अक्षांश कहा जाता है। और जो हॉरिजॉन्टल है यानी जो सीधी रेखाएं है, उन्हीं को क्या होता है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है, और उसको देशांतर रेखाएं कहा जाता है। उसको क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। ये जो रेखा है ना, ये पृथ्वी पे वास्तव में है नहीं, बल्कि जो हमारे भूगोल वेत्ता है उन्होंने क्या है, अपने मन से कल्पना करके इसको माना गया है। ऐसे कोई रेखा पृथ्वी पर है नहीं, ये मत समझिए कि पृथ्वी पर ऐसे रेखा है। ऐसे कोई रेखा नहीं है, बल्कि हम लोगों ने क्या है, पृथ्वी को अध्ययन करने के दृष्टिकोण से क्या होता है, इसको हमने काल्पनिक रूप से इसको ड्रॉ किया गया। कैसे, काल्पनिक रूप से इसको हमने बनाया। तो ध्यान रखिएगा। देखिएगा,
ये जैसे लाइन है, यहाँ से जब शुरू होता है और यहाँ से खत्म होते हैं, ऐसे जो रेखा है इसको क्या है, इस रेखा को क्षैतिज रेखा या समांतर रेखा कहा जाता है। और ऐसे रेखाओं को क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहा जाता है। क्या कहते हैं, लैटिट्यूड कहते हैं, या इसको अक्षांश कहा जाता है। ये जो रेखा दिख रहा है, जो पोल से यानी नॉर्थ पोल से शुरू हो रहा है और साउथ पोल पे जाके खत्म हो रहा है, इसको क्या आता है, आपका लंबवत रेखा कहा जाता है। तो ऐसे रेखाओं को क्या है, लॉन्गिट्यूड कहा जाता है। कैसे क्या आता है, लॉन्गिट्यूड। या इसको क्या कहा कहते हैं हम लोग, देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सा रेखा कहते हैं, देशांतर रेखा कहते हैं इसको। ये देशांतर रेखा हो गया, और ये क्या होगा, अक्षांश रेखा होगा। नहीं, तो पृथ्वी पर इस तरह से जो रेखा खींची गई उसको क्या कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। और ये जो रेखा है, इनकी जो टोटल संख्या है, इनकी जो टोटल संख्या है वो क्या है, 181। और इनकी जो टोटल संख्या है वो 360। यानी देशांतर रेखाओं की संख्या हमारे पृथ्वी पर कितना है, 360 है। और अक्षांश रेखाओं की संख्या क्या है, 181 है। देखिए ये है हमारा भूमध्य रेखा, जिसको 0 डिग्री अक्षांश कहा जाता है। क्या कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश, या इसको इंग्लिश में क्या, मेरिडियन लाइन कहा जाता है। उत्तर, देखिए आपको पता है कि यहां से लेके उत्तर को क्या कहते हैं, उत्तरी गोलार्ध, याद रखिएगा, या नॉर्दर्न सेमीस्फीयर कहा जाता है। उत्तरी गोलार्ध या नॉर्दर्न सेमीस्फीयर कहते हैं। ये नीचे वाला दक्षिण, यहां से लेकर यहां तक वाला जो क्षेत्र, इसको क्या कहते हैं, दक्षिणी गोलार्ध या साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। क्या कहते हैं, साउदर्न हेमिस्फीयर कहा जाता है। अभी आपको बताया था कि यहाँ का मौसम अलग होता है, यहाँ का मौसम जस्ट ऑपोजिट है। और आपको पता है कि ये जो भूमध्य रेखा है, यहाँ पे सूर्य किरण क्या बहुत सीधी गिरती है, तो गर्मी क्या होता है, यहीं पे ज्यादा होता है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे गर्मी कम होगा, जैसे जैसे क्या होगा, हम भूमध्य रेखा की तरफ आएंगे गर्मी ज्यादा होगा। अब देखिएगा, ये जो अक्षांश रेखा है ये क्या है, अगर आपसे पूछा जाए कि अक्षांश रेखा है क्या है, तो आप बोलेंगे अक्षांश रेखा है पृथ्वी पर समानांतर रूप से खींची गई एक काल्पनिक रेखा है। क्या रेखा है, एक काल्पनिक रेखा है। ठीक है, इसकी टोटल संख्या 181 होती है। और देखिए ये मान लेते हैं यहाँ पे एक है, और दूसरा जो रेखा है इसके जस्ट नीचे और एक समांतर रेखा है, मान लो ऐसा है। तो देखिए दो अक्षांश के बीच की जो दूरी होती है ना, वो 111 किलोमीटर की होती है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की जो दूरी होती है वो 111 किलोमीटर होता है। और इसको गोरे नामक वैज्ञानिक ने खोजे थे, इसलिए इसको गोरे कहा जाता है, गोरे डिस्टेंस कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, गोरे डिस्टेंस कहा जाता है, क्योंकि इनकी बीच की लंबाई कितनी है, 111 किलोमीटर। कहीं पे भी दो, यहाँ पे भी अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी क्या है, इनके बीच की दूरी 111 किलोमीटर होगी। कहीं पे भी जाएंगे तो 111 किलोमीटर। दो अक्षांशों के बीच की दूरी क्या होता है, हमेशा 111 किलोमीटर होता है। इसे गोरे कहा जाता है, कि गोरे नामक साइंटिस्ट ने या भूगोल वेत्ता ने क्या होता है, इसकी कल्पना की थी, इसकी खोज की थी। ध्यान दो। अब देखिए ये जो अक्षांश रेखा है, इससे हमें क्या मालूम चलता है, अक्षांश रेखा से क्या होता है, हम मौसम के बारे में बात कर सकते हैं, या पृथ्वी पर जो बायोडाइवर्सिटी है उसके बारे में बात कर सकते हैं। पृथ्वी पर अलग अलग प्रजाति, अलग अलग तरह के जो लोग पाए जाते हैं उनके बारे में हम बात कर सकते हैं। अलग अलग तरह के जो जलवायु पाए जाते हैं, मेनली क्लाइमेट पाए जाते हैं, उस तरह के चीजों को हम क्या है, कह सकते हैं। एक बहुत बड़े भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने केवल क्लाइमेट के हिसाब से क्या पूरे भूगोल को, मानव भूगोल को लिख दिया, कि जैसे क्लाइमेट होगा वहां पे लोगों का रहन सहन, खान पान, आदतें, शरीर का स्ट्रक्चर, गोरे काले जो भी है, बुद्धिमत्ता, उन सब में उसका असर पड़ता है। इसलिए देखिएगा, गर्मी होने पर हम एसी या कूलर क्यों चलाते हैं, क्योंकि अनुकूलता लाने के लिए, यानी एडेप्टेशन लाने के लिए। तो देखिए जहां पे लोगों को अच्छा एडेप्टेशन मिलेगा, यानी मौसम अगर अच्छा होगा, मौसम अगर विषम नहीं होगा, तो वहां पे लोग क्या होगा, ज्यादा प्रोग्रेस करेंगे।
एक बच्चा है जिनको एसी में अच्छी तरह से रखा जा रहा है, उसको किताबें दिया जा रहा है, सब कुछ दिया जा रहा है, वो बच्चे क्या होता है ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस कर सकता है। एक बच्चा क्या है धूप में बैठा हुआ है या झोपड़ी में बैठा हुआ है, तो उस बच्चे से ज्यादा कर सकते हैं, क्योंकि उसको क्या है एडेप्टेशन अच्छा मिल गया है। तो एडेप्टेशन पर भी क्या होता है, अब देखिए भूमध्य रेखा के जो लोग रहते हैं हमेशा गर्मी है, तो वहां पे क्या होगा एजुकेशन उतना अच्छा नहीं हो सकता है। वहां पे अच्छे इंस्टीट्यूट अभी तो क्या है, ये एसी वगैरह आके क्या लोगों सुविधा चल रहा है, लेकिन आज से 30-50 साल पहले की बात समझिएगा, उस समय तो ये सारे चीज नहीं रहे होंगे ना, तो उस समय वहां पे एडेप्टेशन को कैसे बनाया होगा, या सभी लोगों का संभव भी नहीं है। इसलिए क्या दिक्कतें होने लगता है। और देखिए जहाँ पे मौसम अनुकूलता है वहां पे लोग क्या होता है ज्यादा निवास भी करते हैं। एक बात ध्यान, आबादी वहां पे ज्यादा पाया जाता है जहाँ पे अडेप्टेशन अच्छा होता है। नदी के किनारे लोग क्यों ज्यादा रहना पसंद करते हैं, क्योंकि वहां पे अडेप्टेशन अच्छा होता है। आजकल तो क्या होता है उसका अलग हो गया, क्योंकि रोजगार का अलग मुद्दा हो गया। लेकिन अगर मानव भूगोल के हिसाब से देखा जाए, देखिए भूगोल के 3 भाग है मेनली, तो बहुत सारे भाग है, आपको केवल 3 भाग पढ़ना है। एक तो क्या होता है प्राकृतिक भूगोल पढ़ना है, एक आपका राजनीतिक भूगोल पढ़ना है, और एक आपका मानव भूगोल पढ़ना है। मानव भूगोल कम है, तो मेनली क्या है आपको प्राकृतिक भूगोल ज्यादा पढ़ना है। यानी कि वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या है, जो आपका नेचुरल भूगोल है या नेचुरल ज्योग्राफी है उसको ज्यादा पढ़ना है। लेकिन ये जो चीज जो भी पढ़ रहे हैं ये नेचुरल चीज है, ये नेचुरल भूगोल में आता है, ये नेचुरल जियोग्राफी में आता है। तो ये प्राकृतिक चीज है, क्या ये हम लोगों ने नहीं बनाई है, ऑटोमेटिक बने हुए हैं। हम केवल उसको क्या है जान रहे हैं, और कितना जाने हैं वो अलग बात है। तो देखिए अक्षांश रेखाओं से हम क्या मालूम कर सकते हैं, एक तो क्या है जलवायु, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है जलवायु के बारे में मालूम। जलवायु जैसे आपको बताया था, यहाँ पर देखिए ये वाला जो क्षेत्र है ना, यहाँ पर मरुस्थल हो ही नहीं सकता। आप लोग पूरे पृथ्वी पर नजर डाल दीजिएगा कि भूमध्य रेखा के आसपास क्या मरुस्थल बहुत ही कम है, या ना के बराबर मरुस्थल है भूमध्य रेखा के आसपास। आप एक मरुस्थल बता दीजिएगा जो भूमध्य रेखा के आसपास है कोई मरुस्थल आपको, यानी डेजर्ट आपको नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि वहां पे हमेशा बारिश होता है, तो बारिश होगा तो वहां पे क्या होगा, ऐसे चीज नहीं मरुस्थल हो ही नहीं सकते। देखिए अधिकतर जो मरुस्थल होता है ना वो क्या होता है, अधिकतर कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास ही ज्यादा मरुस्थल पाया जाता है। आप सहारा का मरुस्थल देखिए, हमारे देश में थार का मरुस्थल देखिए, वो क्या है कर्क रेखा के आसपास है। ऑस्ट्रेलिया में जाइए, वहां पे मकर रेखा के आसपास देखिए बहुत सारे आपका मरुस्थल है। तो मरुस्थल हमेशा क्या है कर्क रेखा और मकर रेखा के आसपास होता है, क्योंकि यहाँ पे जो बारिश का जो पैटर्न है वो हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। अब देखिएगा हमारे मरुस्थल, हमारे जो भारत है अभी बारिश कितना कम हो रहा है। अभी देखा क्या है साउथ इंडिया में मानसून क्या है 1 जून को आने वाला है केरल में, और उत्तर भारत में क्या है आने में बहुत देर लग जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे आपका भूमध्य रेखा जिस नजदीक होगा जिन क्षेत्र में, वहां पे मरुस्थल नहीं पाएगा, लेकिन वहां पे दलदल भूमि अवश्य पाया जाएगा, यानी वेटलैंड एरिया ज्यादा पाया जाता है, फॉरेस्ट ज्यादा पाया जाएगा। तो ध्यान देगा, तो मरुस्थल क्या होता है कभी भी भूमध्य रेखा में नहीं पाया जाएगा। ध्यान देगा इस क्षेत्र में, ध्यान देगा इस क्षेत्र में कहीं पर भी मरुस्थल या डेजर्ट आपको मिलेगा ही नहीं। जिसके आसपास इसके आसपास मरुस्थल मिलेंगे। फिर क्या होगा, यहाँ पे आपको मरुस्थल मिलेगा, उसको शीत मरुस्थल कहते हैं। देखिए यहाँ पे मरुस्थल अलग होता है और यहाँ पे मरुस्थल अलग होता है, इस मरुस्थल को हम क्या कहते हैं शीत मरुस्थल कहते हैं, शीत मरुस्थल कहते हैं। जैसे हमारा जो लद्दाख वाला जो क्षेत्र है ना उसको क्या है कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। लद्दाख वाला क्षेत्र को क्या कहते हैं कोल्ड डेजर्ट, वहां पे बारिश होता ही नहीं है, क्योंकि वह बर्फ गिरती है और बर्फ से क्या होता है खेती नहीं की जा सकती है। थार वाला क्षेत्र अलग है। देखिए थार वाला जो क्षेत्र क्या होता है कि वहां पे अरावली पर्वत जो उसके समानांतर होने के कारण क्या होता है उस बादल को रोक नहीं पाता है, यानी मानसून को रोक नहीं पाता और बारिश नहीं करता, तो उसका रीजन अलग है। ठीक है, और ये वाला जो क्षेत्र है जो नॉर्थ पोल और जो साउथ पोल है, यहाँ पे जो क्षेत्र है उसको क्या होता है शीत मरुस्थल कहा जाता है, कोल्ड डेजर्ट कहते हैं। आपने साइबेरिया का नाम सुने होगा जो रूस के उत्तर में है, तो रूस के उत्तर वाला जो भाग है उसको साइबेरिया कहा जाता है।
और यहाँ पे क्या होता है, बर्फ ही बर्फ होता है, तो इसको शीत मरुस्थल कहा जाता है, यानी कोल्ड डेजर्ट कहा जाता है। हाँ जी। उसके बाद क्या आपको अभी आपको बताया था कि जैसे जैसे क्या होता है, ये जैसे जैसे क्या होता है, ये भूमध्य रेखा के ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, मौसम में क्या होता है, गर्मी कम होने, उष्मा कम होने लगता है, यानी ठंडा बढ़ने लगती है। ऊपर जाएंगे तो ठंडा क्या होगा, बढ़ेगी, और नीचे आएंगे तो क्या है, गर्मी बढ़ेगी। तो यहाँ पे क्या है, वर्षा ज्यादा होगा। वर्षा कहाँ होगा ज्यादा, यहाँ पे वर्षा ज्यादा। और यहाँ पे क्या है, वर्षा बहुत ही क्या है, कम होगा। यहाँ वर्षा क्या होगा, बहुत ही कम है। यहाँ पे वर्षा बहुत ही कम होगा, और यहाँ पे वर्षा क्या होगा, ज्यादा। उसी प्रकार से यहाँ पे भी है, इसके आसपास वर्षा ज्यादा होगा, और उसके जैसे जैसे नीचे आएंगे तो वर्षा कम होगा। यहाँ पे क्या होगा, शीत डेजर्ट होगा, यानी कोल्ड डेजर्ट यहाँ पे पाए जाएंगे, यानी मरुस्थल होगा, शीत मरुस्थल यहाँ पे पाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या गर्मी नहीं होगा, बल्कि ठंडा ही ठंडा होगा। दूसरी बात, एक बात और ध्यान रखिएगा, जहां पे जैसा मौसम होगा, देखिए मौसम और जलवायु में थोड़ा सा अंतर आप लोग समझ लीजिए। ये जो मौसम होता है ना, जिसको वेदर कहते हैं, ये दिन प्रतिदिन का होता है, यानी एक दिन में हमारे आसपास जो घटनाएं घट रही है, उसको हमने क्या बोल दिया, मौसम बोल दिया। जैसे आज गर्मी है तो आज का मौसम कैसा है, गर्मी है। अगर आज खतरनाक बारिश हो जाए तो मौसम कैसा बन जाएगा, ठंडी बन जाएगी। एक बात है, नहीं, मौसम क्या होता है, या जो वेदर होता है प्रतिदिन बदलता रहता है, जब कभी भी बदल सकता है। लेकिन जो जलवायु होता है ना, ये क्या है, लंबे समय तक एक जैसा रहता है, लंबे समय तक एक जैसा रहेगा, लंबे समय तक, यानी लॉन्ग टर्म के रहेगा। जैसे पहाड़ी क्षेत्र में क्या है कि जो ठंडा है वो ज्यादा दिन तक, 6 महीने तक ठंडी ठंडी रहता है, कई कई पे तो सालों भर ठंडी रहती है। तो लंबे समय तक ठंडा हो रहा है ना, वहाँ पे कोल्ड है, शीत है, इसलिए वहां का मौसम जलवायु कैसे है, पर्वतीय जलवायु है, शीतोष्ण टाइप के जलवायु है। अब मरुस्थल में चल जाएगा, वहां पे गर्मी बहुत ज्यादा है, वहां पे क्या है, गर्मी ज्यादा है, तो वहां का क्या था, लंबे समय वहां पे गर्मी होता है। भूमध्य रेखा के आसपास आएंगे तो वर्षा बहुत तेज है यहाँ पे, तो यहाँ पे जलवायु कैसा है, बहुत ज्यादा है, गर्मी है। इसलिए इसको क्या है, उष्ण कटिबंध का, उष्ण कटिबंधी कहा जाता है, या उष्ण वर्षा वन कहा जाता है। तो ये अलग अलग क्या है, तो देखिए पूरे विश्व में 16 प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं। ध्यान देखिए, पूरे विश्व में कितने प्रकार के जलवायु पाए जाते हैं, 16 टाइप के जलवायु पाए जाते हैं। आप लोगों को आगे बताऊंगा, एक बहुत ही बड़े भूगोलवेत्ता थे, उन्होंने क्या है, जलवायु के आधार पर क्या 16 प्रकार के जो जलवायु बना था, वो अलग अलग क्षेत्र में क्या था, अलग अलग प्रकार के जलवायु है, वो 16 प्रकार के हैं। जो अगले वाले जो चैप्टर होगा उसमें आपको बता दूंगा, जब जलवायु वाला चैप्टर आपको बताऊंगा। अभी जलवायु वाला चैप्टर नहीं बता, आपको अक्षांश और देशांतर बता रहा हूँ। जलवायु वाला जब चैप्टर आएगा तो आपको बताऊंगा कि जो 16 प्रकार के जो जलवायु है वो अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक व्यक्ति का नाम आप लोगों ने सुना, कोपेन। उन्होंने क्या है, जलवायु को क्या अलग अलग क्षेत्र में, जैसे क्या भारत में मानसूनी जलवायु है, भूमध्य रेखा के आसपास क्या उष्ण वर्षा वन है, फिर ऊपर जाएंगे उष्ण कटिबंधीय वन है, फिर शीतोष्ण है। इस तरह से क्या है, टुंडा है, टैंगा है। देखिए यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ ऊपर जो है, ऊपर वाला जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं, टुंड्रा प्रदेश कहते हैं। उसके नीचे वाला जो होता है उसको टैंगा प्रदेश कहते हैं। यहाँ पे क्या था, हमेशा बर्फ रहता है, और यहाँ पे क्या था, घास का मैदान होता है। विश्व में अधिकतर जो शीत के घास के मैदान होते हैं, आपको घास का मैदान भी पढ़ना है, ग्रास लैंड पढ़ना है, जो घास के मैदान होते हैं वो क्या होता है, टैंगा वाले जो जलवायु होते हैं वहां पे होते हैं। अब जो पहाड़ी पे होता है ना, उसमें एक जलवायु और होता है, उसको अल्पाइन जलवायु कहते हैं। अब जैसे हिमालय है, हिमालय पे जहाँ पे बर्फ जमी रहती है उसको कौन सा जलवायु कहते हैं, अल्पाइन टाइप का जलवायु कहते हैं। यहाँ पे क्या होता है, किसी भी प्रकार के वनस्पति नहीं पाया जाता है, कभी कभी गर्मी के सीजन पे काई वगैरह जम जाता है, नहीं तो क्या होता है, यहाँ पे किसी भी प्रकार की वनस्पतियां नहीं पाई जाती है। तो अक्षांश रेखा से क्या मालूम करते हैं कि हम पृथ्वी पर जो जलवायु है, जो क्लाइमेट है, उसके बारे में मालूम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्लाइमेट के बारे में मालूम करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें पृथ्वी पर क्या है, अक्षांश रेखाओं की क्या है, अध्ययन करना बहुत जरूरी है।
अलग अलग अक्षांश रेखाओं में क्या होता है, जलवायु में या मौसम में क्या होता है, परिवर्तन होता रहता है। अब आता है देशांतर रेखाओं में होता है। ठीक है, देशांतर रेखाओं में दो चीज हमें मालूम पड़ता है। 360 बताया देशांतर रेखा है या लॉन्गिट्यूड, जो क्या होता है यहाँ से शुरू होता है और यहाँ पे जाके खत्म होता है, जो आप लोगों को दिखाई दे रहा है उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में खत्म होता है। देखिए इसके बीच की जो दूरी है वो अलग अलग जगह पे क्या अलग अलग दिखाई दे रहा है आपको। देखिए सबसे ज्यादा क्या भूमध्य रेखा पर इसकी दूरी सबसे ज्यादा है, यहाँ दूरी 111 किलोमीटर के करीब है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, दूरी 0 किलोमीटर हो जाता है। नहीं, पोल पे क्या हो जाता है 0 किलोमीटर, और भूमध्य रेखा पर क्या होता है, ये सबसे ज्यादा दूरी पर होता है। ठीक है, जो देशांतर रेखा है इससे हमें दो चीज मालूम चलता है। देशांतर रेखा से हमें क्या मालूम है, दो चीज मालूम चलता है। अगर आपसे देशांतर रेखा की परिभाषा पूछे तो आप लोग क्या बताएंगे, पृथ्वी पर उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाले 37 काल्पनिक रेखा को देशांतर रेखा कहा जाता है। 37 भी होना चाहिए और काल्पनिक रेखा भी होना चाहिए, उसको देशांतर रेखा कहा जाता है। और हमारे पृथ्वी पर 360 देशांतर रेखा है। देशांतर रेखा से दो चीज हमें मालूम चलता है, या तो हमें क्या होता है समय के बारे में मालूम चलता है कि पृथ्वी पर समय का निर्धारण कैसे किया जाए, और दूसरी है नेविगेशन, यानी जिसको कह सकते हैं नेविगेशन या दिशा, जिसको कह सकते हैं दिशा के बारे में। आप लोग जीपीएस इस्तेमाल करते हैं, जीपीएस में जो रास्ता आपको बताता है वो कौन बताता है, देशांतर रेखा बताता है। ध्यान रखिएगा, जो जीपीएस में आपको जो रास्ता दिखाता है वो क्या है, देशांतर रेखा के माध्यम से दिखाता है। उनका जो सेटिंग है या उनको जो बनाया गया वो देशांतर रेखा को क्या है ध्यान में रख के बनाया गया है। आप लोगों ने देखा होगा जो एरोप्लेन हो चाहे जल जहाज, जो वो जो रास्ता अपनाते हैं या जो उनका रूप होता है वो देशांतर रेखा होता है, नहीं तो भटक जाएंगे वो आपस में। इसलिए देखिएगा जो एरोप्लेन जो हवाई अड्डे वगैरह होते हैं या जल जहाज के जो हवाई अड्डे होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उनको क्या देशांतर रेखाओं पर ही स्थापित किया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। जितने भी जल जहाज के जल मार्ग होते हैं, जितने भी आपका जो एयर मार्ग होता है, यानी जो हवाई जहाज के जो मार्ग होता है, इनको मार्ग बनाने के लिए देशांतर रेखाओं का सहारा लिया जाता है, नहीं तो क्या होगा भटक जाएंगे। देखिए कैसे ये देशांतर रेखा है, अगर ऐसे नहीं चलेंगे तो क्या होगा, बीच में से चलेंगे तो आप भटक जाएंगे। आप लोगों ने एक व्यक्ति का नाम सुना होगा, कोलंबस। कोलंबस को के साथ एक घटना हुआ था, आपको कहानी सुना देता हूँ कोलंबस के बारे में। कोलंबस क्या है, वास्तव में अमेरिका की खोज करने नहीं गया था। कोलंबस को हम जानते कि अमेरिका की खोज करने गया था, लेकिन वो अमेरिका की खोज करने नहीं जाने वाले थे, वो भारत आने वाले थे। लेकिन क्या है, अभी आपको बताऊंगा कि इस पृथ्वी में बहुत सारे जल धाराएं, वाटर करंट चलती रहती है। तो वो क्या है, अपने नाव को क्या वाटर करंट के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया। और वाटर करंट क्या होता है, पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाते रहते हैं, क्योंकि पृथ्वी को ये जो वाटर करंट जो चलती है उसके लिए एक बल इस्तेमाल किया जाता है जिसको कोरोलिसिस फोर्स कहा जाता है, तो आपको बताऊंगा। तो उन्होंने जो बोट या नाव जो भी उन्होंने शुरू किया था, नाव में यात्रा, तो वो क्या है वाटर करंट के हिसाब से चलना शुरू किया। तो वो वाटर करंट उनको क्या है अपने घुमाने के चक्कर में वो क्या इंडिया में ना आके क्या अमेरिका में चले गए, और अमेरिका में जाके उनको उन्होंने नया दुनिया देखा। इसलिए क्या है, अमेरिका के जो मूल निवासी है ना उसको रेड इंडियन कहा जाता है। ध्यान दीजिएगा, अमेरिका के जो मूल निवासी है उनको क्या कहते हैं, रेड इंडियन। क्योंकि कोलंबस को मालूम था कि मैं इंडिया पहुंचा हूं, और वहां के लोगों का जो शरीर का जो रंग था वो हल्का लाल था, तो उनको इसलिए उन्होंने क्या बोला, ये रेड इंडियन है। उन्होंने बोला ब्लैक इंडियन तो सुने थे, उन्हें रेड इंडियन नहीं सुने थे, तो उन्हें रंग के आधार पर क्या रेड इंडियन कह दिया। इसलिए अमेरिका के मूल निवासी को क्या कहते हैं, रेड इंडियन कहना है। क्योंकि वो भारत आना चाहते थे, लेकिन वाटर करंट के कारण क्या हुआ, वो भारत ना आ पाने के कारण क्या कहाँ पहुंच गए, अमेरिका। इसलिए अमेरिका को नई दुनिया कहते हैं। क्योंकि 15वीं सदी के पहले पहले तक किसी भी व्यक्ति को क्या है अफ्रीका, यूरोप, एशिया तक ही मालूम था। इसके अतिरिक्त और दुनिया में लोग थे, इसके बारे में लोगों को मालूम ही नहीं था। तो जब क्या है ये उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका,
उसके बाद ऑस्ट्रेलिया वगैरह की जब खोज की गई है तभी मालूम चला, इसलिए इन जो नए नए द्वीपों की जो खोज की गई है उसके बाद इसलिए कहा जाता है कि उसको नई दुनिया का नाम दिया। भारत का तो पहले से ही खोज था। तो भारत का देखिए, भारत में एक क्वेश्चन हमेशा पूछता है कि देखिए भारत में जल मार्ग द्वारा पहले भारत में आने वाला व्यक्ति वास्को डी गामा के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। वो जल मार्ग के मार्ग का खोज किया था, भारत का खोज नहीं किया था, समझ लीजिएगा। जो वास्को डी गामा है उन्होंने भारत का खोज नहीं किया था, बल्कि जल मार्ग द्वारा भारत में आने वाला पहला व्यक्ति था। उन्होंने जल भारत को क्या, अफ्रीका के जो दक्षिणी अफ्रीका को घूम के जो भारत में जल मार्ग द्वारा जो आने वाला पहला व्यक्ति। इससे पहले जो भी लोग आते थे वो स्थल मार्ग से आते थे, या तो क्या फारस की खाड़ी से होके आते थे, अरब सागर से होके आते थे। ये क्या था, अब पहली बार क्या है, कोलंबस नहीं, कोलंबस वास्को डी गामा क्या है, अफ्रीका घूम के भारत आते। तो देशांतर रेखा से दो चीज मालूम चलता है, एक तो नेविगेशन के बारे में मालूम चलता है और दूसरा समय टाइम के बारे में। तो नेविगेशन की बता दिया कि जो भी जहाज, जल जहाज हो चाहे वायुयान हो या जीपीएस सिस्टम है, वो सब क्या देशांतर रेखा पे चलता है, नहीं तो क्या वो भटक जाएंगे, क्या होगा, उसको भटक जाएंगे, इसलिए समझ लीजिएगा ये। अब समय के बारे में क्या है इसको थोड़ा समझिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि समय वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनता है। देखिए क्या होता है पृथ्वी पर, अभी आपको पता 360 क्या है, देशांतर रेखा है। देखिए ये एक देशांतर रेखा है और ये एक देशांतर रेखा है। यहां से अगर यहां तक हमें चलना है तो इसमें जो समय लगेगा वो कितना लगेगा, 4 मिनट लगेगा। ध्यान देखिएगा, 4 मिनट लगेगा। तो 4 मिनट को अगर हम 360 से अगर गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटे होता है, गुना करके देखेंगे। यानी एक कोने से दूसरे कोने तक अगर हम पूरे पृथ्वी को चक्कर लगाए, यानी एक बार क्या है पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाए तो क्या होगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। समझ लीजिएगा, पृथ्वी को पूरा घूमने में, अगर घूमने में देखा जाए तो कितने घंटे का अंतर आ जाएगा, 24 घंटे का अंतर आ जाएगा। कितने का, यानी दो देशांतर रेखाओं को पार करने में, मतलब दो देशांतर रेखाओं को पार करने में 4 मिनट का टाइम लगता है। कितने मिनट का टाइम लगता है, 4 मिनट का टाइम लगता है, ध्यान देगा। तो ये 4 मिनट का क्या लगता है, टाइम लगता है। अब मान लेते हैं जो ये जो रेखा है इसको आपको ड्रॉ कर दे रहा हूं, इसको मान लेते 0 डिग्री देशांतर रेखा मान लेते। कौन सा देशांतर रेखा है, 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये यहाँ पे भी देख सकते हैं, इसको मान लेते 0 डिग्री देशांतर रेखा। ये जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है इसको हम एक नाम और देते हैं, ग्रीनविच, इसको ग्रीनविच लाइन भी कहा जाता है। ग्रीनविच देशांतर रेखा कहा जाता है, या इसको प्राइम देशांतर रेखा भी कहा जाता है। क्यों कहा, देखिएगा ये जो रेखा है ना इसी को जीरो माना गया है। इसके ये वाले जो भाग है ना इसको पश्चिमी देशांतर रेखा कहते हैं, पश्चिमी देशांतर रेखा। और इधर वाले भाग को क्या कहते हैं, पूर्वी देशांतर रेखा। यानी इधर जाएंगे तो हम क्या लिखेंगे, पूर्वी देशांतर रेखा लिखेंगे, और इधर जाएंगे तो क्या, देखिए पश्चिमी देशांतर रेखा, यानी वेस्टर्न लॉन्गिट्यूड और ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। देखिए भारत कहाँ है, पूर्वी में है, ये देखिए भारत है। तो भारत का देशांतर रेखा कैसा होगा, पूर्वी देशांतर रेखा होगा। देखिए एक बार बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया कि भारत किस देशांतर में है, तो भारत पूर्वी देशांतर में। और पूर्वी में क्या है, उत्तरी, जो उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर। देखिए ये जो क्या है, ये उत्तरी गोलार्ध है और उत्तरी गोलार्ध के पूर्वी देशांतर में क्या है, भारत स्थित है। एक बात ध्यान रखिएगा, और ये तो समझ में आ गया होगा। एक बात और ध्यान रखिएगा, अगर ये जीरो देशांतर रेखा से अगर हम पश्चिम की तरफ जाएंगे तो हर एक देशांतर रेखा में क्या है, हम 4 मिनट क्या करेंगे, अपने टाइम को क्या करेंगे, घटा देंगे। हम क्या कहें, हर एक देशांतर में क्या है, 4 मिनट को घटाएंगे। अगर हम क्या है पूरब की तरफ जाएंगे तो प्रत्येक दो देशांतर के बीच में हम क्या है, 4 मिनट को अपने घड़ी में बढ़ा देंगे। यहाँ पे बढ़ाना होगा, पूरब की तरफ जाएंगे तो बढ़ाना होगा और पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घटाना होगा।
इसलिए आप लोगों ने को बताया था कि पाकिस्तान और इंडिया एक दिन आजाद हुआ, पाकिस्तान 14 अगस्त और भारत 15। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान हमसे पश्चिम में है, इसलिए उनके टाइम हमसे कम होना चाहिए और हम क्या है उनके पूर्व में। अब नेपाल के टाइम कभी रेडियो वगैरह सुन लीजिएगा, नेपाल के टाइम भारत से क्या है और ज्यादा है, आधा घंटे का अंतर है। पाकिस्तान, नेपाल और भारत के समय में आधा आधा घंटे का अंतर है। क्यों है? ये पश्चिम और पूर्व वाला खेल है, यहाँ पे पश्चिम और पूर्व वाला खेल है। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो घड़ी में क्या है, हर देशांतर रेखा को पार करेंगे, 4 मिनट घटा देंगे। पूर्व की तरफ जाएंगे तो हर देशांतर रेखा में 4 मिनट जोड़ देंगे। कितना समझ में आ गया होगा? तो देखिए अब क्या है कि कई जगह पे हम समय को कैसे निकालेंगे। देखिए यहाँ के जो समय होंगे ना, इसको क्या है जीरो मान के चलते। यहाँ पे जीरो का मतलब क्या है, 12 बज रहा होगा, मान लेते 12 बज रहा हो, तो ये जीरो देशांतर है। और मान लेते एक ऐसा जगह है जहां का पूर्वी को मान लेते, पूर्वी देशांतर मान लेते हैं, ये 100 पूर्वी देशांतर है। क्या 100 क्या है? पूर्वी देशांतर है, पूर्वी देशांतर। तो देखिए समय कैसे निकालेंगे पहले समझ लीजिएगा। यहाँ पे जीरो है, यहाँ पे कितना बजा है, दोपहर के 12 बजे है। समझ लीजिए दोपहर के क्या 12 बजा है। अब बताइएगा इस लाइन पे क्या होगा, इस यहाँ पे जो लोग रहेंगे उनके घड़ी का टाइम क्या होगा, यहाँ के लोगों का टाइम क्या है, दोपहर का 12 बजा है। अब यहाँ के लोगों का टाइम क्या होगा, तो समझ लीजिएगा 100 को हमने क्या कर देंगे, 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 400 क्या हो जाएगा, मिनट हो जाएगा। तो इसमें घंटे में बदल दीजिएगा, जितना घंटा होगा तो 360 में क्या होगा, 4 घंटे होगा, 4 घंटे आपका 40 मिनट, तो 4 घंटे 40 मिनट का क्या है अंतर है। कम होगा ज्यादा होगा, यानी 60 से अगर भाग देंगे तो 60, 120, 240 ज्यादा हो जाएगा। यानी 60 को अगर 120 हो गया 2 घंटे का, 240 हो गया आपका, ज्यादा हो जाएगा। तो इसको 3 से दे देंगे, 6 घंटे, 6 घंटे 40 मिनट का अंतर आ जाएगा। 6 घंटे 40 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर हम 100 में अगर देखें तो यहाँ से 6 घंटे का अंतर आ जा रहा है, तो आप लोग समझ में आए। और इधर जाएंगे तो देखिए, तो 6 घंटे का अंतर होगा, तो 12 में से 6 और जोड़ दीजिएगा, 12 घंटा और 6:40 और जोड़ दीजिएगा, तो यहाँ का टाइम कितना होगा, 12 और 6 कितना हो जाएगा, 18, 18:40, यानी 18 का मतलब 6 बज के, शाम के 6:40 हो रहा है। तो यहाँ पे जिनके घर है उनका टाइम कितना हो रहा है, यहाँ पे जिनका घर है उनके घड़ी में शाम के 6:40 हो रहा है। और यहाँ पे कितना हो रहा है, सुबह के 12 बजे, यहाँ पे सुबह के 12 बजे और यहाँ पे शाम के 6:40 हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ कितना हो जाएगा, या और घटा दीजिए, 12 में से 6.5 घंटे और घटा दीजिएगा, तो यहाँ पे सुबह का 5:20 होगा। 5:20 क्या होगा, मॉर्निंग का होगा, सुबह। ये देखिए सुबह का हो जाएगा। यहाँ पे अगर 100 डिग्री में देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, समय घटेगा और यहाँ पे क्या है, समय बढ़ेगा। यहाँ पे प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट बढ़ेगा और इधर जाएंगे तो प्रत्येक देशांतर में 4 मिनट कम हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या है, सुबह 5:20 हुआ, यहाँ पे 12 बजा, और यहाँ पे क्या है, शाम को 6:40 हुआ। एक ही पृथ्वी है, तो देशांतर रेखाओं से क्या है, किसी भी जगह के समय को हम निर्धारित कर सकते हैं। अगर आपके पास देशांतर रेखा है तो आप वहां का समय बता सकते हैं, क्योंकि ये जो लाइन है जिसको ग्रीन बीच लाइन कहते हैं या ग्रीन बीच देशांतर रेखा है, इसको जीरो मानते हैं। ये जो ग्रीन बीच है ना, लंदन के बगल से जाता है, कहाँ से जाता है, लंदन के बगल से। तो इसको क्या है, माध्यमन रेखा कहा जाता है, या प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, या क्या कहते हैं, प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, प्राइम लॉन्गिट्यूड लाइन कहा जाता है। इसको समझ में आने होगा। इससे क्या होगा, आप किसी भी जगह का समय निकाल सकते हैं। अब देखिए भारत के समय के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। इसको आज समझ लीजिएगा, नहीं आएगा तो फिर कल फिर बताएंगे। आप लोग थोड़ा घर में आपको वर्क दूंगा, करिएगा। अब देखिए भारत का, जो देखिए भारत यहाँ पे है, और यहाँ पे देखिएगा क्या है, ब्रिटेन है। ये देखिए ये क्या है, ये ब्रिटेन है। तो यहाँ के समय क्या है, 0 डिग्री देशांतर है यहाँ पे।
और भारत का जो मध्यमन रेखा है ना, ये 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा। तो भारत का जो माध्यमन रेखा है वो कितना है? भारत का जो माध्यमन रेखा है 82, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा, यानी क्या, इधर जाएंगे तो समय बढ़ेगा। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है कि ग्रीनविच लाइन से, या ये जो ग्रीनविच लाइन है इससे क्या है, हमारा जो भारत है उनके समय में कितने घंटे का अंतर है। तो देखिए इसको 82 हाफ को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा। इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं तो इसमें 5 घंटे 30 मिनट का अंतर आता है। अब करके देख लीजिए, तो गुना करना है और कुछ नहीं करना है। 5 घंटे 30 मिनट का अंतर होता, तो ये क्या है, जीरो देशांतर से भारत के जो 82 हाफ पूर्वी देशांतर जो है, इसके बीच के समय का अंतर कितना है, 5.5 घंटे का है। कितने घंटे का है, 5.5। और 82 हाफ पूर्वी देशांतर क्या है, भारत का मध्यमन रेखा है। हमारे घड़ी में जो टाइम है, भारत का जो टाइम है, उन सबके टाइम यही है। चाहे वो मणिपुर में रहने वाले व्यक्ति का घड़ी में भी वही टाइम है, गुजरात में रहने वाले के भी वही टाइम है, और कश्मीर में रहने वाले के पास भी वही टाइम है। सबका टाइम क्या है, एक है। और इसी को टाइम जोन भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, टाइम जोन भी कहा जाता है। देखिए भारत में इस समय एक टाइम जोन है। सबसे ज्यादा टाइम जोन क्या है, आपके रशिया के पास है, रूस के पास है। देखिए रूस क्या है, पूर्व और पश्चिम में बहुत बड़ा विस्तार किया हुआ है। अभी आपको बताऊंगा कि ये टाइम जोन वहां पे अलग अलग चीज, देखिए अगर अलग अलग नहीं करेंगे तो पूर्व और पश्चिम के बीच में क्या समय में बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। तो क्या होगा, लोग क्या होगा, उनका जीवन अवस्था हो जाएगा। देखिए भारत में भी क्या है, जो आपको बताया था कि जो गुजरात के जो व्यक्ति है और जो अरुणाचल के व्यक्ति है, उनके टाइम में 2 घंटे का अंतर है। अगर गुजरात के कोई व्यक्ति 6 बजे उठता है तो 6 बज रहा, अगर उनके घड़ी में अगर 6 बज रहा होगा, तो अरुणाचल प्रदेश के जो व्यक्ति है उनके घड़ी में उस जगह के हिसाब से, जो स्थानीय समय है उसके हिसाब से क्या वो 4 बज रहा होगा। लेकिन भारत में क्या है, जो नैनी, इलाहाबाद या प्रयागराज के बगल से जो देशांतर रेखा गुजरती है, उससे ही क्या है 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है। ये कहाँ से गुजरती है, ये कहीं लिखा हुआ देगा, नैनी करके लिखा होता है, या अगर नैनी नहीं मिलेगा तो आपको मिर्जापुर करके लिखा हुआ मिलेगा। मिर्जापुर सीरियल भी आया था, आप लोग जानते हैं वहां। तो वहां से क्या है, ये देशांतर रेखा गुजरती है। वहां से गुजरती है, मिर्जापुर या नैनी से होकर जाती है। इस रेखा को हमारे देश का क्या कहते हैं, हमारे देश का प्रधान देशांतर रेखा कहा जाता है, या माध्यमान देशांतर रेखा कहा जाता है। जहां से समय का क्या होता है, निर्धारण किया जाता है। किसका निर्धारण किया जाता है, समय का निर्धारण किया जाता है। ठीक है, समय का निर्धारण कहां से किया जाता है, आपके नैनी या मिर्जापुर से गुजरने वाले जो 82 हाफ पूर्वी देशांतर रेखा है। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसको आप लोग रट लीजिएगा। ठीक है, और ग्रीनविच से कितने घंटे का अंतर है हमारे देश का, 5.5 घंटे का अंतर है। क्यों है, क्योंकि 82 हाफ को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, देखिएगा इतना ही घंटे आएगा। आप लोग करके देखेंगे। तो आज यहाँ तक करते हैं, कल क्या होता है आप लोग इसको एक बार देख लीजिए। कल फिर से आपको एक बार रिवीजन करवा दूंगा देशांतर रेखा और अक्षांश को लिए, यानी लॉन्गिट्यूड और लेटिट्यूड को क्या होता है एक बार फिर से रिवीजन कर दूंगा, और भारत के बारे में बता दूंगा। और एक चीज और बताना है, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन जिसे कहते हैं, उसको भी आपको बताना है कल। तो ये कल कर देंगे, आज यहाँ तक करते क्योंकि टाइम समाप्त होने वाला है। आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो क्वेश्चन आप लोग पूछ सकते हैं। आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन होगा तो उसको आप लोग पूछ सकते हैं।